हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता। आपका ई विद्यार्थी .in में बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे हो, स्वस्थ हो। तो जैसे कि आप जानती हो, हम लोग आपकी इतिहास की किताब से पार्ट 2 कर रहे थे, नए राजा और उनके राज्य। तो बहुत सारे पहले से हमने विषय कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लेना। तो अब हम विषय करने जा रहे हैं कृषि और सिंचाई। ठीक है, तो इससे पहला जो विषय था ना दोस्तों, वो था भव्य मंदिर और कांस्य की मूर्ति कला। तो वो हमने कर लिया है। उसके अंदर हमने मंदिरों के बारे में पढ़ा और मंदिरों के अंदर बिठाई हुई जो मूर्तियां होती थी वो कांस्य की बनी होती थी, यानी कि ब्रॉन्ज की बनी होती थी, उसके बारे में पढ़ा। इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे कि चोला साम्राज्य क्या सिर्फ मंदिर बनाने में ही सक्षम था या फिर सिर्फ बाकी राज्यों को रेड मारने में ही सक्षम था। तो ऐसी बात नहीं है। चोला साम्राज्य ने खुद की नियति पर भी बहुत ज्यादा एक नियंत्रण रख रखा था। वो ये जानता था कि भाई हर एक व्यक्ति जो चोला साम्राज्य में रह रहा है, अपना गुजर बसर कर रहा है, उसको अगर खाना नहीं मिला तो वो एक जो मृत्यु को प्राप्त जरूर करेगा। मैंने एक चीज हर जगह देखी है कि जिस साम्राज्य ने सिंचाई, खेती बाड़ी, इन सब चीज, कृषि विज्ञान, इन सब में बहुत ज्यादा रुचि दिखाई है, वो साम्राज्य आके जाके बहुत फले फूले और परस्पर रहे हैं। तो उनमें से एक आता है चोला साम्राज्य। ठीक है, चोला शासकों द्वारा अनेक कृषि विकास और उपलब्धियां अर्जित की गई थी। चोला साम्राज्य ने खेती, कृषि, इन सब में बहुत ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बंगाल की खाड़ी की नहरों में मिट्टी उपजाऊ थी जो इसे चावल की खेती के लिए उपयुक्त बनाती थी। देखिए, एक नदी होती है ना दोस्तों, वो नदी हमेशा विस्तृत हो जाती है, अलग अलग बढ़ जाती है। देखिए, समझ लीजिए नदी आ रही है तो ये ऐसे करके अलग अलग कभी कभार रास्ते भी ले लेती है, फिर ये आगे जाके और रास्ते लेती है, तो ये आगे जाते जाते बट जाती है। और आपको ये चीज हमेशा याद रखिए कि नदी, कावेरी नदी की बात हो रही है, ये नदी का जो पानी होता है, हर नदी का पानी उपजाऊ नहीं होता। जैसे कि हमारी गंगा और यमुना माता की जो नदी है, उनका पानी इतना उपजाऊ है कि वहां पे अगर कोई भी खेती करे तो बहुत अच्छी फसल लहलाए। तो कावेरी नदी भी इनमें से कुछ ऐसी आती है। भाई हमारे भारत की नदियां हैं ही ऐसी, बहुत उपजाऊ है। तो कावेरी नदी के अंदर एक लिसरिसा सा मिट्टी होता है, कंकड़ होते हैं जो हमारी भूमि को उपजाऊ बना देते हैं। तो यही चीज देखी गई चोला साम्राज्य के शासकों द्वारा, और उन्होंने उपजाऊ मिट्टी का, उपजाऊ भूमि का इस्तेमाल किया कृषि और खेती बाड़ी में। उन्होंने सबसे पहले चावल उगाना चाहा, क्योंकि पानी वाली सतह पे चावल उगाना सबसे सही रहता है, क्योंकि चावल को बहुत पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित थे। जंगल साफ किए गए, बड़े पैमाने पर खेती भी कर गई। ऐसा नहीं है कि चोला साम्राज्य, देखिए चोला साम्राज्य तो दक्षिणी क्षेत्र में था ना, तमिलनाडु हो गया, कांचीपुरम, उरैयाउर और है ना गायकोंडा चोलापुरम, ये सब तमिलनाडु के अंदर ही आ जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि तमिलनाडु के अंदर कृषि अभी तक विकसित हुआ ही नहीं था, वो बहुत पहले ही हो चुका था, 5वीं 6वीं शताब्दी तक ही हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी इसको और भी ज्यादा आगे बढ़ाया गया, इस चीज में उन्नति करी गई। ठीक है, बात करें तो कृषि बड़े पैमाने पर की जाती थी, बहुत बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी को आगे बढ़ाया गया। ये चावल की खेती है। ठीक है, चावल का यहाँ पे बो रखा है। तो कैसे करके उन्होंने अपना कृषि विज्ञान आगे बढ़ाया, कैसे करके उन्होंने अपने खेती बाड़ी को और भी ज्यादा अच्छा बनाया, तो वो जरा पता करते हैं दोस्तों। बाढ़ को रोकने के लिए तटबंधों का निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में साल में 2 फसलें उगाई गई। अधिकांश नए शासकों और लोगों ने कृषि में रुचि ली। तो देखा जाए तो पहले के वक्त पे इतनी अच्छी वैज्ञानिक तौर पर सोच रखना बहुत ज्यादा कठिन होता था। पहले के वक्त पे ना इतनी बड़ी बड़ी इमारतें थी, ना इतने बड़े बड़े बुलडोजर थे, मशीनें थी जो आज के वक्त पर है। पहले के वक्त पर अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो शायद 20वीं शताब्दी में आके हमें दिख रही है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वैसे ही खेती के अंदर जब भी आप खेती करते हैं तो उसमें ऐसा ही नहीं कि हाँ ये उगाना है खेती कर डालो, ऐसा नहीं होता। खेती में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। एक कृषि को कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपनी फसल बोने के लिए, वो ही जानता है। तो ऐसा ही हुआ था, कभी भी खेत में कभी भी बारिश बहुत ज्यादा हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, पानी बहुत ज्यादा जा सकता है, सारी फसल एक ही बार में खराब हो सकती है। तो इस चीज को रोकने के लिए या बाढ़ को रोकने के लिए
तटबंधों का एक निर्माण किया गया। तटबंध कौन होते हैं दोस्तों? देखिए यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे संरक्षण एक दीवार खड़ी कर दी गई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे खेती कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे खेती कर रहे हैं और बाढ़ आ रही है, बाढ़ आने वाली है, तो वो इस भूमि पे रहेगी नहीं। ठीक है, वो यहाँ पे आपने खुदाई कर रखी, एक बांध बना रखा है, वो इस भूमि में आके क्या हो जाएगी, वहां पे आके वो फंस जाएगी, वो वहां पे आके स्थापित हो जाएगी, लेकिन भूमि के ऊपर पानी नहीं रहेगा। समझ लीजिए यहाँ पे, देखिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ दोस्तों, आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो जाए। अब हम थोड़ा सा समझते हैं इसे। समझ लीजिए ये हमारी भूमि है जिसके ऊपर क्या होने वाली है, फसल लहलाने वाली है। ठीक है, ये हमारी फसल है, चावल की फसल लेते हैं चलिए। और यहाँ पे नदी है, ठीक है, नदी आने वाली, भाई नदी तो किसी भी जगह से आ सकती है, तो भाई नदी का पानी भूमि के ऊपर फसलों को खराब ना कर दे, इसीलिए यहाँ पे तटबंध बनाए गए। यानी कि यहाँ पे पानी अगर यहाँ पे आता भी है तो वो भूमि को खराब करके वहां पे जमा नहीं रहेगा, या फिर आगे वाली भूमि को खराब करने के लिए बहेगा नहीं, बल्कि वो यहीं पे आके नीचे गिर जाएगा और आकर वहां पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये तटबंध बनाए जाते थे, जो कि बहुत बुद्धिमत्ता का काम किया इन लोगों ने। कई क्षेत्रों में साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, जिससे 2 फसलें उगाए तो मतलब जल्दी खाना मिल पाए सबको। और अधिकांश नए शासकों को ये चीजें बहुत अच्छी लगी। देखिए हर राजा, मतलब हर राज्य में एक शासक होता है ना, पूरे के पूरे चोला साम्राज्य में एक ही शासक तो नहीं था, हर जगह पे एक शासक बिठा रखा था, एक व्यक्ति बिठा रखा था जो उनके अधीन काम करता था। तो ये सभी को ये युक्ति बहुत अच्छी लगी। उदाहरण के तौर पर लिए कुएं खोदे गए, कुएं भी खोदे गए जिससे लोगों को कभी भी पानी की किल्लत ना हो। वर्षा जल संग्रह के लिए टैंक बनाए गए। वर्षा जल संग्रह, आप समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है? उस वक्त पे 5वीं 6ठी शताब्दी के वक्त पे ऐसी सोच रखना सच में बहुत अच्छी बात है। वर्षा जल संग्रह का मतलब है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो आप आज के वक्त में भी अगर दक्षिणी भारत में चले जाए तो आज के वक्त में भी ऐसे घर बने रहते हैं जिससे पानी, वर्षा का पानी, हर तरीके का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है और वो टैंकर में वापस से भर जाता है। तो वो भी मैं आपको पीछे समझाऊंगी। ये लोग पानी को जितना हो सके बचाने की कोशिश करते थे। और श्रम और संसाधनों का रखरखाव, जल प्रबंध, ये हर तरीके से पानी को बचाते थे, जल प्रबंध करते थे। हमें देखने को मिला है कि इन्होंने बहुत सारे गाँव में इन्होंने क्या करा, कुओं का निर्माण करा। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे कार्यकर्ता और जो काम करने वाले होते हैं उनको भी काम पर रखा जिससे ये सब चीजें हो पाए। और इन्होंने कुछ इस तरीके के टैंकरों को बनाया। समझ लीजिए यहाँ से वर्षा आ रही है, यहाँ से बारिश हो रही है, और तो यहाँ पे ये बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ी सी दीवार थोड़ी ऊपर रहती है, पानी इकट्ठा होते ही यहाँ पे एक पाइप लगा दिया जाता है जिससे ये नीचे बहकर यहाँ पे प्रवाह, यहाँ पे एक तरीके का टैंकर होता है, ये उसमें पूरा जल इकट्ठा हो जाता है। और फिर आप वो जल को कपड़े धोने में इस्तेमाल कर लीजिए, बर्तन धोने में इस्तेमाल कर लीजिए। उसमें नहाने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि क्या पता जल, जो वर्षा का जल आ रहा है थोड़ा एसिडिक हो नेचर में। तो भाई वही बात है कि कपड़े धोने में, गंदगी, पैखानों में, इन सब में वो इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही उम्दा तरीके की तकनीकियां इस्तेमाल करी थी चोला वंशज ने। कुओं का निर्माण करना, बांधों का निर्माण करना और जल संग्रह बनवाना, और खेती को बहुत आगे बढ़ाने के लिए सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। खेती चावल की सबसे ज़्यादा करी जाती थी। अगर आप आज के वक्त पे भी वहाँ जाएंगे तो वह चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है। बंगाल पूर्वी क्षेत्र में भी बहुत खाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये विषय खत्म होता है। छोटा सा विषय था, मैंने इसे करवा दिया है। उम्मीद है आपको इससे मदद मिली होगी मेरे दोस्तों। और अपना ध्यान ज़रूर रखना, बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि जब आप परेशान होते हो तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि परेशानी से कभी कोई चीज़ ना ही सफलता की तरफ जाती है और ना ही आपको कभी कोई चीज़ मिल पाएगी अगर परेशान रहोगे तो। ठीक है, टेंशन मत लो और मेरी तरह हंसते रहो। ठीक है, तो भाई इस विषय में हम आपसे दूसरी वीडियो में मिलते हैं, साम्राज्य का प्रशासन। ना ध्यान ज़रूर रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।